बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसका एक ही बेटा था जिसका नाम आर्यन था। गंगाराम ने बहुत ही शौक से आर्यन को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। गंगाराम की बेई आर्यन बहुत ही गुणवान और होशियार था। उसी गांव में रघुवीर चौधरी नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार रघुवीर चौधरी बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और यह गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो रघुवीर चौधरी के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है यह आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है? आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से यह सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक गंगाराम नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम गंगाराम है और मैं पास के ही गांव सुजानपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है गंगाराम, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद गंगाराम अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। गंगाराम उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद सरसों की फसल उगकर तैयार हो जाती है और गंगाराम सरसों की फसल की कटाई शुरू कर देता है। गंगाराम के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार रघुवीर चौधरी के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है कि आज गंगाराम अपनी फसल की कटाई कर रहा है? इस साल तो गंगाराम ने बहुत अच्छी सरसों की फसल उगाई है। गंगाराम ने जो सरसों की फसल उगाई है वह तो एकदम से लहलहा रही थी। गंगाराम ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है कि गंगाराम आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे गंगाराम, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने सरसों की फसल लगाई है। इतनी अच्छी सरसों की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ गंगाराम, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी।
मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल गंगाराम। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। यह कहकर जमींदार गंगाराम से सारी सरसों की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल गंगाराम के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर गंगाराम मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जीतोड़ और मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? गंगाराम इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद गंगाराम का बेटा आर्यन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? आर्यन बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार रघुवीर चौधरी जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार रघुवीर चौधरी जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर आर्यन बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूं और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगा। अगले ही दिन आर्यन जमींदार रघुवीर चौधरी के यहाँ पहुँच जाता है। अरे आर्यन, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मालिक, अब से मैं पिताजी के साथ खेतों में काम करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तू तो एक शहर का लड़का है, अब तुम खेती करोगे? अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़े लिखा हूं, मगर हूं तो एक किसान की बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मालिक। अरे धन्यवाद, बाद में दे देना। पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार रघुवीर चौधरी, यह तो बच्चा है। इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता गंगाराम हर साल अनाज ही लगता है, तो यह भी अनाज ही लगाएगा। अच्छा आर्यन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से आर्यन अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। आर्यन ने इस बार सरसों की बजाय प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब आर्यन और उसके पिता दोनों खेत से प्याज की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रघुवीर चौधरी आर्यन के पास आता है। अरे आर्यन, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह अनाज की फसल नहीं है, ये तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या आर्यन, इस बार तुमने प्याज लगाया है?
ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे प्याज तो तुम ले रहे हो। मालिक मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए आर्यन ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी प्याज लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह गंगाराम का बेटा आर्यन इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। अरे यह गंगाराम का बेटा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो, इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद आर्यन दोबारा जमींदार के घर जाता है। कैसे हैं मालिक? अरे आर्यन, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन ले। लद्दके, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लद्दके, इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह आर्यन जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाता है। इस बार भी आर्यन दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। आर्यन इस बार गेहूं की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाता हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार आर्यन के पास आता है। जैसे ही जमींदार आर्यन के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे यह क्या? इस आर्यन ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लद्दद का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से आर्यन ने दोबारा जमींदार रघुवीर चौधरी को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से आर्यन का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो घसीटा राम, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूं कि जमींदार रघुवीर चौधरी क्या चीज है। आर्यन ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा आर्यन ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। आर्यन और गंगाराम दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करते हैं और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाता हूं और देखता हूं कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर आर्यन ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाता है। अच्छा, तो तू मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गया। देखो लद्दके, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार रघुवीर चौधरी हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लद्दके, यह तुम क्या बोले जा रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है।
तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लद्दा के। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर आर्यन अपने घर चला जाता है और वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो मक्का की फसल लगाता है। आर्यन, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई? पिताजी, इस बार मैंने मक्का की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों आर्यन के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो आर्यन का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा घसीटा राम। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो किसान का बेटा आर्यन कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार आर्यन ने मक्का की खेती की है। मालिक, ये आर्यन तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, इस आर्यन में तो इस बार मक्का की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान के बेटे के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए, कैसे कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसूर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने मक्का की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ घसीटा राम, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लद्दिद्दके ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह आर्यन अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आता है। जमींदार रघुवीर चौधरी ने वहाँ के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहाँ के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।